हेलो फ्रेंड्स, रेडिफाई बुक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल योर थॉट्स बाय पीटर हॉलंड्स बुक के बारे में। रात के 3 बज रहे थे और सानवी अब भी नींद से कोसों दूर थी। बेड पर करवटें बदलते हुए वह छत को ऐसे देख रही थी जैसे वहां कोई जवाब छिपा हो। उसके कमरे की खिड़की से आती हल्की सी ठंडी हवा, बाहर के सन्नाटे के बीच बस उसके तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। मोबाइल बार बार हाथ में लेती, फिर रख देती। वह जानती थी कि नींद तो आने वाली नहीं है, पर मन भी किसी एक ख्याल पर टिकता नहीं था। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी जैसे किसी इनविजिबल वेट के नीचे दबती जा रही थी। ऑफिस में सब उसे सॉर्टेड मानते थे, एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी लाइफ सेट है। मगर अंदर ही अंदर सानवी खुद को टूटता महसूस कर रही थी। तू ओवरथिंक करती है, उसकी दोस्त प्रिया अक्सर कहती थी जब वह अपने डर, एंजाइटी और बेवजह की चिंता के बारे में बताती। शायद मैं ही प्रॉब्लम हूं, यह ख्याल अब उसके जहन में इतनी बार घूम चुका था कि सच लगने लगा था। और आज की रात अलग थी। सानवी को लग रहा था जैसे उसका दिमाग उसके ही खिलाफ हो गया हो। एक छोटी सी बात, क्लाइंट कॉल पर मैनेजर का टोन थोड़ा टेढ़ा था और बस सारा दिन वो इसी बात को चबाने वाली चबान की तरह चबाती रही। हर शब्द को विभाजित किया, हर वाक्य को डिकोड करने की कोशिश की, फिर खुद को दोषी ठहराया। और अब रात के सन्नाटे में वही आवाज उसके अंदर गूंज रही थी, तू कभी इनफ नहीं होगी। उसने उठकर पानी पिया और कमरे के कोने में रखी अपनी डायरी उठाई। कॉलेज के दिनों से ही उसे लिखने का शौक था, लेकिन अब यह उसके माइंड डंप की जगह बन चुकी थी, जहां वह अपने डर, सोच और गिल्ट को उतार देती थी। आज उसने कुछ अलग किया। मैं क्या सोचती हूं वही मेरी दुनिया बनाता है, क्या यह सच है? उसने पहला सवाल खुद से पूछा। वह कुछ देर तक बस कलम को घूरती रही, फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया। आज मैंने पूरे दिन खुद को जज किया। एक कॉल पर हुई बातचीत में शायद कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, लेकिन मेरा माइंड बार बार वही रिवाइंड करता रहा। मैंने खुद को बेकार, कमजोर और फेलियर मान लिया। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग ने वही स्टोरी सुनाई जो वह हर बार सुनाता है। उसका हाथ रुक गया। वह जान गई थी कि यह सिर्फ एक्सटर्नल इवेंट्स नहीं थे जो उसे हिला रहे थे। यह उसके अपने थॉट्स थे, उसके खुद के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स, फियर्स और डाउट। अगर मेरे थॉट्स ही मेरी रियलिटी बना रहे हैं, उसने सोचा, तो क्या मैं अपनी रियलिटी बदल सकती हूं? वो पहली बार अपने ही सोचने के तरीके को ऑब्जर्व कर रही थी, जैसे किसी और की कहानी पढ़ रही हो। हर बार जब वह खुद को क्रिटिसाइज करती थी, तो वह एक पुराने बिलीफ को दोहराती थी जो शायद बचपन में बना था, कि उसे प्रूव करना पड़ेगा कि वह वर्थ इट है, कि बिना परफेक्शन के वह कुछ भी नहीं। लेकिन क्या हर थॉट सच होता है? उसने अपने बचपन की एक मेमोरी याद की जब उसकी टीचर ने कहा था, सानवी, तुम बहुत स्लो हो, फोकस किया करो। उस दिन के बाद से उसने खुद से यह मान लिया था कि वह तेज नहीं है, कि उसे हर बार खुद को ज्यादा पुश करना होगा, तभी वह किसी लायक बनेगी। उसने डायरी में लिखा, थॉट्स ट्रूथ नहीं होते, वो बस पर्सपेक्टिव होते हैं। मैं जिन स्टोरीज को दोहराती हूं, वही मेरी आइडेंटिटी बन जाती है। पर मैं वो स्टोरीज बदल सकती हूं। वह पहली बार खुद को ऑब्जर्वर की तरह देख रही थी, जैसे कोई साइंटिस्ट अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। और इस ऑब्जर्वेशन में उसे अपनी पावर दिखी। दिन भर की चिंता, अपने ऊपर उठे सवाल और दूसरों की राय, सब कुछ उसने इतने सालों से ट्रूथ मान लिया था। लेकिन आज उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि हर थॉट को मान लेना जरूरी नहीं होता। उसने धीरे से डायरी बंद की और कमरे की खिड़की खोल दी। बाहर आसमान अब हल्का नीला होने लगा था। एक नई सुबह आ रही थी। उसने मन ही मन कहा, अब मैं हर थॉट पर भरोसा नहीं करूंगी। मैं को मान लेना जरूरी नहीं होता। उसने धीरे से डायरी बंद की और कमरे की खिड़की खोल दी। बाहर आसमान अब हल्का नीला होने लगा था। एक नई सुबह आ रही थी। उसने मन ही मन कहा, अब मैं हर थॉट पर भरोसा नहीं करूंगी। मैं पहले देखूंगी कि यह मेरे लिए काम करता है या नहीं। उसने एक लंबी सांस ली। पहली बार ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ हल्का हो रहा है।
वह जानती थी कि यह एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन उसने पहला कदम रख दिया था। अपने थॉट पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना यह शुरुआत थी। वह अभी भी वही सानवी थी। सेम जॉब, सेम इनसिक्योरिटी, बट अब उसके पास एक नई नज़र थी और उस नज़र से वो अपने अंदर के शोर को थोड़ा दूर से देख पा रही थी, जैसे किसी ने उसकी आंखों से एक पर्दा हटा दिया। वह मुस्कुराई, हल्की सी, और पहली बार उस मुस्कुराहट में राहत थी। अगली सुबह जब सानवी की आंख खुली तो खिड़की से आती हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आज कुछ अलग था, कुछ बहुत सुब्टिल लेकिन बहुत रियल। वह वही थी, वही कमरे की दीवारें, वही डेडलाइंस, वही ईमेल्स, बट अंदर कुछ शिफ्ट हुआ था। उसने खुद को मिरर में देखा। बाल बिखरे थे, आंखों के नीचे हल्की सी थकान, लेकिन एक क्लैरिटी सी महसूस हो रही थी। उसने खुद से सॉफ्टली कहा, आज मैं अपनी सोच खुद चुनूंगी। बस यही एक छोटा सा सेंटेंस, लेकिन उसमें जो पावर थी वो सानवी पहले कभी नहीं देख पाई थी। किचन में चाय बनाते हुए भी उसके दिमाग में वही पुरानी सोचें घुसने की कोशिश कर रही थी। कल की कॉल तो मिस थी, आज क्या होगा? फिर वही बॉस की तिरछी नजरें और क्लाइंट्स। मगर इस बार उसने कॉन्शियस पॉज किया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अभी यह सोच खुद चुन रही हूं या यह बस मेरे ऑटोमेटिक थॉट्स हैं जो आतन रिपीट हो रहे हैं? उसने गैस बंद किया, चाय कप में डाली और बालकनी में आकर बैठ गई। उसने डायरी फिर से खोली और लिखा, हर सोच जो मेरे माइंड में आती है उसे सच मान लेना जरूरी नहीं है। मैं ऑब्जर्वर बन सकती हूं। आज से मैं इंटेंशन से सोचूंगी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। कोई भी थॉट नेगेटिव या एंग्शियस आएगा तो पहले उसे देखकर समझूंगी, फिर तय करूंगी कि उस पर ध्यान देना है या नहीं। वह पहली बार अपनी सोच को फिल्टर करना सीख रही थी। ऑफिस पहुंची तो यूजुअल कैओस था। स्लैक पर पिंग की बौछार, मीटिंग रिमाइंडर्स और वही मंडे की डेडलाइन प्रेशर। पहले की सानवी इस सब में घबराकर खुद को यूजलेस महसूस करने लगती, लेकिन आज उसने एक डीप ब्रेथ ली और सोचा, ओके प्रेशर है, लेकिन मैं कैसे रिस्पॉन्स करूं, वह मेरी चॉइस है। एक टास्क में वह अटक गई। पहले जैसी आदत होती तो वह खुद से कहती, तुझसे नहीं होगा, तू डम्ब है। लेकिन आज उसने खुद को टोक दिया, जैसे कोई स्ट्रांग इनर वॉइस अचानक उभर आई हो। रुक, क्या मैं फिर से वही पुरानी सोच दोहरा रही हूं? क्या मैं यह सोच कॉन्शियसली चुन रही हूं? नहीं। तो अब नई सोच ट्राई करते हैं। मैं सीख सकती हूं। उसने उस टास्क को छोटे हिस्सों में तोड़ा। खुद को समझाया कि परफेक्शन जरूरी नहीं है, प्रोग्रेस है, और धीरे धीरे काम आगे बढ़ा। शाम को जब प्रिया से मिली तो उसने नोट किया कि सानवी पहले से ज्यादा ग्राउंडेड लग रही थी। तेरे चेहरे पर आज स्ट्रेस कम लग रहा है, प्रिया ने कहा। सानवी ने हंसते हुए कहा, आज पहली बार मैंने अपने थॉट्स से लड़ाई नहीं की, बस उन्हें चुना। प्रिया थोड़ा कंफ्यूज हो गई। मतलब? सानवी ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, मतलब यह कि जो भी सोच मेरे अंदर आ रही थी, नेगेटिव, डाउटफुल, एंग्शियस, आई डिडंट जस्ट एक्सेप्ट देम। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं इस सोच को मानती हूं? क्या यह सच है? क्या यह मेरी मदद कर रही है? और फिर डिसाइड किया कि मुझे किस सोच के साथ रहना है। प्रिया कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, वाओ, ये तो जैसे मेंटल जिम है। एग्जैक्टली। सानवी ने कहा, माइंडसेट को इंटेंशनली ट्रेन करना पड़ता है, वरना रही है, और फिर डिसाइड किया कि मुझे किस सोच के साथ रहना है। प्रिया कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, वाओ, ये तो जैसे मेंटल जिम है। एग्जैक्टली। सानवी ने कहा, माइंडसेट को इंटेंशनली ट्रेन करना पड़ता है, वरना डिफॉल्ट मोड पर हम वही सोचते रहते हैं जो हमें दुखी करता है। रात को घर लौटी तो एक्सहॉस्टेशन थी, लेकिन एक अलग तरह की शांति भी थी। उसने अपने कमरे की लाइट डिम की और मेडिटेशन ऐप ऑन कर दी। 5 मिनट की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की। पहली बार दिन भर के तमाम हॉट्स को बिना भागे ऑब्जर्व किया।
कुछ थॉट्स अच्छे थे, कुछ परेशान करने वाले। लेकिन आज वह बस देख रही थी, जज नहीं कर रही थी। जैसे कोई कंसर्ट में बैठा हो और हर इंस्ट्रूमेंट को क्लियरली सुन रहा हो, वह भी जोर वाला ड्रम और वह भी सॉफ्ट वायलिन। उसने महसूस किया कि जब वह खुद से कहती है, मैं अब अपनी सोच खुद चुनूंगी, तो वह खुद को कंट्रोल देने की बजाय खुद को आजाद कर रही होती है। रात के गहरे सन्नाटे में आज कोई लड़ाई नहीं थी, न खुद से न अपने थॉट्स से। बस एक हल्का सा विस्फर दिल में था, कल भी मैं अपनी सोच खुद चुनूंगी। अगली सुबह सानवी थोड़ा जल्दी उठ गई। खिड़की से धूप अभी तक पूरी तरह कमरे में नहीं आई थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। आज उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। कल इंटेंशनल थिंकिंग की प्रैक्टिस करने के बाद एक नई क्लैरिटी का एहसास हो रहा था। लेकिन साथ ही कुछ और भी सरफेस पर आ रहा था, कुछ पुराने बिलीफ्स जो अब चैलेंज मांग रहे थे। वह किचन में चाय बना रही थी जब अचानक दिमाग में एक सोच आई, मुझसे बड़े काम नहीं होते, मैं बस एवरेज हूं। यह सोच यूं ही नहीं आई थी, यह बचपन से साथ चली आ रही थी। स्कूल के टाइम जब वह मैथ्स में फेल हुई थी तब उसके पापा ने कहा था, तू मेहनत तो करती है लेकिन तेरे बस की बात नहीं है। तब शायद पापा का मतलब यह नहीं था, लेकिन वह एक वाक्य दिल में ऐसा चिपक गया कि हर नया चैलेंज आते ही वह खुद को वही वाक्य दोहराती थी। आज उसने अपने मन की उस आवाज को पकड़ लिया। चाय की चुस्की लेते हुए उसने खुद से कहा, रुक, यह सोच तू बार बार क्यों दोहराती है? किसने कहा कि तू सिर्फ एवरेज है, और अगर तूने ही माना है तो क्या अब इसे बदला नहीं जा सकता? वह डायरी लेकर बैठ गई और एक नया पेज खोला। उसने लिखा, ओल्ड बिलीफ, मैं सिर्फ एवरेज हूं, बड़े काम मेरे बस के नहीं है। न्यू बिलीफ, मैं जो भी सोचूं, सीखूं और कोशिश करूं, उसमें मैं ग्रो कर सकती हूं। मेरी मेहनत मेरी लिमिट नहीं, मेरी स्ट्रेंथ है। फिर उसने एक एक करके अपनी पुरानी लिमिटिंग बिलीफ्स पर नजर डाली, जैसे पुरानी किताबें जो शेल्फ में धूल जमा रही थी। मुझे लोग सीरियसली नहीं लेते, मेरे पास वह स्किल्स नहीं है जो दूसरों के पास है। अगर मैंने गलती की तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। अगर किसी ने मुझे प्यार नहीं दिया तो मेरी वैल्यू ही नहीं है। वह हर बिलीफ को ऑब्जर्व कर रही थी, जैसे कोई साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से किसी बैक्टीरिया को देखता है, न्यूट्रल होकर, क्यूरियस होकर। फिर उसने एक एक बिलीफ को रिफ्रेम करना शुरू किया, पुराने ढांचे को तोड़कर नए एम्पावरिंग स्टेटमेंट्स बनाना, जैसे माइंड के पुराने कमरों में नई खिड़कियां खोलना। मुझे लोग सीरियसली नहीं लेते, अगर मैं खुद को सीरियसली लूंगी तो बाकी भी लेंगे। मेरे काम की क्वालिटी मेरी रिस्पेक्ट डिफाइन करेगी। मेरे पास वह स्किल्स नहीं है जो दूसरों के पास है। मेरे पास मेरी यूनिक स्ट्रेंथ्स है और बाकी स्किल्स सीखी जा सकती हैं। अगर मैंने गलती की तो लोग रिजेक्ट कर देंगे। गलतियां ग्रोथ का हिस्सा है। जो लोग गलती पर जज करें, वह मेरे ग्रोथ के लायक नहीं है। उसने एक डीप ब्रेथ ली और पहली बार ऐसा लगा कि वह अपनी ही सोच की दीवारों को गिरा रही है। ऑफिस पहुंची तो एक नया असाइनमेंट मिला, एक प्रोजेक्ट जिसमें क्लाइंट प्रेजेंटेशन देना था लाइव कॉल में। कुछ महीने पहले सानवी बिना सोचे स्ट्रेट मना कर देती, लेकिन आज उसने पॉज किया और फिर सोचा, क्या मेरी पुरानी बिलीफ मुझसे प्रेजेंटेशन नहीं होता अभी? जिसमें क्लाइंट प्रेजेंटेशन देना था लाइव कॉल में। कुछ महीने पहले सानवी बिना सोचे स्ट्रेट मना कर देती, लेकिन आज उसने पॉज किया और फिर सोचा, क्या मेरी पुरानी बिलीफ मुझसे प्रेजेंटेशन नहीं होता अभी भी सच है? उसने उस थॉट को देखा पर उस पर एक्ट नहीं किया। इंस्टेड उसने खुद से कहा, मैं नर्वस हो सकती हूं लेकिन मैं सीख सकती हूं और यह मौका है खुद को प्रूव करने का खुद के लिए। प्रिया ने देखा कि वह अनयूजुअली काल्म लग रही है। तेरे अंदर कुछ चेंज आया है, प्रिया ने कहा। सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मैं अपनी सोच की सफाई कर रही हूं। जैसे कोई घर में पुराने बेकार सामान फेंक देता है ना, वैसे ही। प्रिया ने हंसते हुए कहा, और उसमें भी वही अलमारी होती है जो सालों से बंद थी। एग्जैक्टली, सानवी बोली।
उसमें इतनी पुरानी बिलीफ जमा होती हैं कि हम खुद को ही नहीं समझ पाते। रात को घर पहुंची तो उसने खुद को रिवार्ड देने के लिए एक छोटी सी मूवी देखी। नो गिल्ट, नो प्रेशर। यह भी एक नई सोच थी। रिलैक्स करना भी प्रोडक्टिव हो सकता है अगर वह माइंडफुल हो। मूवी खत्म होने के बाद वह बालकनी में बैठी थी। आसमान में हल्के बादल थे और हवा में कुछ ठंडक। उसने खुद से सॉफ्टली कहा, मैं अब अपने बिलीफ्स को चुन रही हूं जो मुझे आगे बढ़ाए, जो मुझे रोकें। उन्हें मैं ऑब्जर्व करूंगी, समझूंगी और छोड़ दूंगी। फिर जैसे भीतर से एक आवाज आई, यह सफर लंबा है लेकिन अब तू जाग चुकी है। और उस पल में सानवी को पहली बार अपनी थिंकिंग की ताकत का एहसास हुआ। अब वह अपनी कहानी की राइटर थी। शाम के करीब 6:30 बज रहे थे। ऑफिस से वापस आते हुए सानवी के हाथ में फूलों का एक छोटा सा बुके था। उसकी मम्मी की तबीयत थोड़ी नाजुक चल रही थी और उसने सोचा कुछ चीरफुल लाना अच्छा रहेगा। लेकिन घर में घुसते ही माहौल कुछ अलग था। उसकी मम्मी जो यूजुअली उसके लौटने पर मुस्कुराती थी, आज अनयूजुअली चुप थी। क्या हुआ मम्मी? उसने पूछा। डॉक्टर ने आज कहा है कि मुझे अगले हफ्ते कुछ टेस्ट कराने होंगे। कुछ हार्ट से जुड़ा है शायद, उन्होंने हल्के अंदाज में कहा, पर उनकी आवाज में छिपी हुई घबराहट सानवी साफ महसूस कर सकती थी। उसे एक झटका सा लगा। बाहर से शांत रहने की कोशिश करते हुए उसने धीरे से मम्मी का हाथ थामा और उनके पास बैठ गई। फिर वह चुपचाप कमरे में जाकर अपना बैग रखाई। लेकिन अंदर तूफान शुरू हो गया था। क्यों होता है ऐसा? जब जिंदगी थोड़ी बेहतर लगने लगती है तभी कुछ ऐसा आ जाता है जो सब बिगाड़ देता है। उसका दिमाग ऑटोमेटिक थॉट्स से भर गया। वरी, गिल्ट, फियर। काश मैं और अर्लियर घर आ पाती। काश मैं कुछ ज्यादा हेल्प कर पाती। काश, काश, काश। अचानक उसे अपनी ही सांसें भारी लगने लगी। लेकिन इस बार वह खुद को ऑब्जर्व कर रही थी। वह पैनिक में नहीं जा रही थी। वह अपने डर और गिल्ट को देख रही थी, जैसे कोई थेरेपिस्ट क्लाइंट की बात सुनता है। और फिर उसे याद आया, आई कैनट कंट्रोल एवरीथिंग बट आई कैन कंट्रोल हाउ आई रेस्पॉन्ड। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे खुद से कहा, ठीक है, यह एक्सटर्नल सिचुएशन है, टफ है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं पावरलेस हूं। मम्मी को मेरी स्ट्रेंथ की जरूरत है, पैनिक की नहीं। उसने एक व्हाइट बोर्ड उठाया जो उसने हाल ही में प्रोडक्टिविटी के लिए खरीदा था। लेकिन आज पहली बार उसने उसका इस्तेमाल अपनी इमोशन क्लैरिटी के लिए किया। उसने 2 कॉलम बनाए, थिंग्स आई कैन कंट्रोल, थिंग्स आई कैनट कंट्रोल। वह लिखने लगी, कैनट कंट्रोल टेस्ट रिपोर्ट्स, डॉक्टर्स डायग्नोसिस, मम्मी का फिजिकल रिएक्शन। लोग क्या सोचेंगे? कैन कंट्रोल मेरी काल्मनेस, मेरी प्रेजेंस, मम्मी के साथ बिताया गया टाइम, मेरी प्रेयर्स, खाना टाइम पर देना, अपना नर्वसनेस हैंडल करना। लिखने के बाद उसने एक बात महसूस की, जब हम क्लियरली डिफाइन करते हैं कि क्या हमारे बस में है और क्या नहीं, तो डर थोड़ा पीछे हटने लगता है। रात को मम्मी सो गई, लेकिन सानवी जागती रही। उसने बालकनी में बैठकर खुद से एक और सवाल पूछा, क्या मैं अपनी माइंडसेट की डिफाइन करते हैं कि क्या हमारे बस में है और क्या नहीं, तो डर थोड़ा पीछे हटने लगता है। रात को मम्मी सो गई, लेकिन सानवी जागती रही। उसने बालकनी में बैठकर खुद से एक और सवाल पूछा, क्या मैं अपनी माइंडसेट की जिम्मेदारी ले रही हूं या बस रिएक्शंस दे रही हूं सिचुएशन के हिसाब से? और यही सवाल उसके माइंड में घंटों घूमता रहा। उसी वक्त उसे कॉलेज की एक इंसिडेंट याद आई, जब ग्रुप प्रेजेंटेशन के दौरान उसका बेस्ट फ्रेंड रवि ने सारी क्रेडिट खुद ले ली थी। सानवी ने कुछ नहीं कहा था, बस हर्ट हुई थी, चुप रही थी और तब से उसके मन में बिलीफ बन गया था, लोग तुम्हारे एफर्ट्स नहीं देखते। उस दिन के बाद से उसने कितनी बार खुद को पीछे खींचा होगा। किसी ने कुछ कहा तो चुप रह जाना, किसी ने इग्नोर किया तो खुद को ही ब्लेम करना। लेकिन आज पहली बार उसने वह पुरानी चुप्पी तोड़ी अपने मन के सामने। अगर मैं हर सिचुएशन में दूसरों की गलतियों को जिम्मेदार मानती रहूं, तो अपनी ग्रोथ का क्या होगा? उसने खुद को मिरर में देखा और सॉफ्टली कहा, अब से मेरी सोच मेरी जिम्मेदारी है।
चाहे कोई सपोर्ट करे या नहीं, चाहे लोग समझे या नहीं। अगले दिन जब वह मम्मी के साथ हॉस्पिटल गई तो वह जरा भी परेशान नहीं लग रही थी। उसने मम्मी के हाथों को पकड़ा और कहा, हम दोनों एक टीम है और यह सिर्फ एक फेज है, यह बीत जाएगा। मम्मी ने सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुराई। रास्ते में उसे प्रियंका का कॉल आया। प्रियंका उसकी कॉलीग थी जो अक्सर कंप्लेन करती रहती थी। कंपनी पॉलिसीज, वर्कलोड, बॉस की एटीट्यूड, हर चीज से। आज भी वही हुआ। सानवी ने ध्यान से सुना, लेकिन आज उसने रेस्पॉन्ड अलग तरीके से किया। प्रियंका, देख, यह सब सच है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन अगर हम हर दिन यह सोचकर उठें कि आज फिर टॉर्चर होगा तो अपने माइंड के साथ खुद ही इनजस्टिस कर रहे हैं। प्रियंका थोड़ी चौंकी। तेरे अंदर कुछ चेंज हुआ है? उसने पूछा। हाँ, सानवी बोली, अब मैं अपने माइंड की ड्राइवर बन गई हूं। अब यह मुझे नहीं चलाएगा। जब वह घर पहुंची तो थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन अंदर कुछ नया एंकर बन चुका था। उसने एक पोस्ट-इट लिया और डेस्क पर चिपका दिया, आप अपनी स्थिति नहीं है, यू आर योर रिस्पॉन्स टू इट। उस रात नींद जल्दी आ गई। शायद इसलिए क्योंकि अब उसके भीतर फाइट नहीं थी, सिर्फ समझ थी, और सानवी ने तय कर लिया था कि अब उसके माइंडसेट की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी होगी। ना माँ बाप की, ना बॉस की, ना किसी दोस्त की। और इसी माइंडसेट से वो आगे बढ़ेगी, चैलेंजेस की ओर, ग्रोथ की ओर। सानवी ने अपनी जिंदगी में जो अंदरूनी बदलाव शुरू किया था, वह अब धीरे धीरे बाहर भी दिखने लगा था। पहले जहां वो थोड़ी रिजर्व्ड और डाउटफुल रहती थी, अब उसकी बातें ज्यादा कॉन्फिडेंट और ग्राउंडेड लगने लगी थी। और यहीं से शुरू हुआ एक नया चैप्टर। एक दिन ऑफिस में एचआर ने एक इंटरनल कम्युनिकेशन भेजा। कॉग्निटिव डिसीजन मेकिंग वर्कशॉप। यह एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन था जिसमें बताया जाना था कि कैसे हम रोज डिसीजन मेकिंग में छोटी छोटी मेंटल बायसेस के शिकार होते हैं। सानवी ने तुरंत रजिस्टर कर लिया। सेशन के दिन वो थोड़ा एक्साइटेड थी, लेकिन जैसे जैसे सेशन शुरू हुआ, उसकी आंखें खुलती चली गईं। ट्रेनर ने पूछा, सपोज आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और मेन्यू में दो ऑप्शन है, एक बर्गर जो 200 रुपए का है और एक कॉम्बो मील जिसमें वही बर्गर, फ्राइज और ड्रिंक मिलती है 240 रुपए में। ज्यादातर लोग कॉम्बो क्यों लेते हैं? सारे पार्टिसिपेंट्स बोले, क्योंकि वैल्यू ज्यादा लगती है। एग्जैक्टली, ट्रेनर मुस्कुराया, बट दैट्स कॉल्ड एंकरिंग बायस। बर्गर की कीमत को एंकर बनाया जाता है ताकि कॉम्बो सस्ता लगे, जबकि जरूरत सिर्फ बर्गर की थी। सानवी को जैसे किसी ने उसके अंदर का एक नकाब उतार दिया हो। सेशन के बाद भी वह पूरे दिन उसी थॉट प्रोसेस में उलझी रही। शाम को जब वो घर पहुंची तो उसने अपने पुराने जर्नल्स निकाले। वह चाहती थी कि वह अपनी थिंकिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व, अंदर का एक नकाब उतार दिया हो। सेशन के बाद भी वह पूरे दिन उसी थॉट प्रोसेस में उलझी रही। शाम को जब वो घर पहुंची तो उसने अपने पुराने जर्नल्स निकाले। वह चाहती थी कि वह अपनी थिंकिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करे। कहाँ उसने ऐसी मानसिक शॉर्टकट्स लिए थे जिन्हें वह सत्य मान बैठी थी। उसे एक पुरानी एंट्री मिली। मुझे लगता है कि मैं कभी लोगों से उतना अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाती। शायद मैं थोड़ी सोशली ऑकवर्ड हूं। अब उसने उस थॉट को दूसरी नजर से देखा। यह मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं था। यह तो बस कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स के बाद बनी एक बिलीफ थी। और शायद इस पर कंफर्मेशन बायस ने काम किया। मैंने बस उन्हीं एक्सपीरियंसेस पर ध्यान दिया जो मेरी बिलीफ को सपोर्ट करते थे। उसे समझ में आने लगा कि उसने अपने दिमाग को सिलेक्टिवली एविडेंस ढूंढने की आदत डाली थी। उसे वो फ्रेंड याद आई जो हर बार उसकी बातें ध्यान से सुनती थी। वो कॉलीग जो हर बार उसका ओपिनियन पूछता था। लेकिन उसने कभी उन एक्सपीरियंसेस को अपना नैरेटिव नहीं बनने दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहले से ही बिलीफ था कि मैं लोगों के साथ अच्छा नहीं हूं, और उसी बिलीफ को कंफर्म करने वाली बातें ही उसका ध्यान खींचती थी। उसने खुद से सॉफ्टली कहा, मैंने अपनी वास्तविकता को फिल्टर किया है। अब वह एक्टिवली खुद को ऑब्जर्व करने लगी। किसी कन्वर्सेशन के बाद वह खुद से पूछती, क्या मैंने किसी सिचुएशन को सिर्फ अपनी असम्पशन देखा?
क्या मैंने दूसरे का पर्सपेक्टिव कंसीडर किया? एक दिन उसका एक दोस्त करण, जो उससे बहुत फ्रैंक था, आया। दोनों बहुत समय बाद मिल रहे थे। बातचीत के दौरान करण ने कैजुअली कहा, तू पहले की तरह डिफेंसिव नहीं लग रही। सान्वी हंसी, मैं पहले भी इतनी ही डिफेंसिव थी। बस मुझे दिखता नहीं था। करण ने आईब्रो उठाया, इनर वर्क कर रही है क्या तू? कुछ ऐसा ही, उसने कहा। वो दोनों टेरेस पर बैठे हुए चाय पी रहे थे। चाय की बात नहीं थी आज, बात थी उन लेयर्स की, जो धीरे धीरे उतार रही थी। करण ने अचानक पूछा, तूने कभी नोटिस किया है कि तू हमेशा दूसरों की मदद करने से पहले खुद की कैपेबिलिटीज पर डाउट करती है? सान्वी थोड़े चुप हुई। फिर बोली, हाँ, शायद सेल्फ सर्विंग बायस की वजह से। मैं जब कुछ अचीव करती हूं तो कहती हूं, सिर्फ किस्मत थी। और जब कोई गलती होती है तो खुद को ब्लेम करती हूं। करण ने सर हिलाया, काफी ब्रूटल है अपना माइंड, हाँ। वो दोनों हंसे। रात को सान्वी ने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया। हर रात वो 3 सवाल खुद से पूछती। 1, आज मैंने कौन सी बात बिना प्रूफ के मान ली? दूसरा, क्या मैंने कोई असम्पशन की जो शायद गलत हो सकती है? तीसरा, क्या मैंने किसी के बिहेवियर को सिर्फ अपने लेंस से देखा? कुछ ही दिनों में पैटर्न साफ दिखने लगे। उसे समझ में आने लगा कि वह जिंदगी भर खुद को एक ऐसे फिल्टर से देखती आई थी जो पूरी तरह से उसके बचपन, सोसाइटी और पास्ट एक्सपीरियंसेस से बना था। जैसे जब स्कूल में मैथ टीचर ने कहा था, तुमसे यह सब्जेक्ट नहीं होगा, तो उसने मान लिया था कि वह नंबर्स के लिए बनी ही नहीं है। जब उसके एक एक्स ने कहा था, तू ओवरथिंक करती है, तो उसने उसे पर्सनालिटी का हिस्सा बना लिया। पर अब उसे क्लैरिटी मिल रही थी। यह सब सच नहीं था। यह सब सीखा हुआ था, कंडीशन था। एक दिन जब ऑफिस में एक जूनियर ने उससे कोई काम पूछने में हेसिटेशन दिखाई तो सान्वी ने महसूस किया कि पहले की तरह वह इस हेसिटेशन को रिस्पेक्ट की कमी नहीं समझ रही थी। इंस्टेड उसने एम्पैथी से देखा, शायद वह नर्वस है ना कि डिसरिस्पेक्टफुल। वह सबटल शिफ्ट जो उसके थॉट्स में आया था, वही उसकी ग्रोथ का असली साइन था। अब वह हर थॉट को फेस वैल्यू पर नहीं लेती थी। वह उसे स्कैन करती, समझती और फिर डिसाइड करती कि उस पर एक्शन लेना है या नहीं। वह जानती थी हर थॉट सच नहीं होता, हर रिएक्शन जेन्युइन नहीं होता और हर पर्सपेक्टिव एब्सोल्यूट नहीं होता। उसने धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों से भी यह कॉन्वर्सेशंस शुरू की, कभी अपनी टीम के साथ, कभी अपनी मम्मी के। थी हर थॉट सच नहीं होता, हर रिएक्शन जेन्युइन नहीं होता और हर पर्सपेक्टिव एब्सोल्यूट नहीं होता। उसने धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों से भी यह कॉन्वर्सेशंस शुरू की, कभी अपनी टीम के साथ, कभी अपनी मम्मी के साथ और कभी कभी खुद से। हम सब बायासिस से भरे हैं, वह खुद से कहती, लेकिन अवेयरनेस वह टॉर्च है जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखा सकती है। एक दिन उसने अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पर एक लाइन लिखी, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। और हर बार जब वह लैपटॉप खोलती, यह लाइन उसे रियलिटी से रिकनेक्ट करती। अब सान्वी की जर्नी सिर्फ सस्टेनेबिलिटी से ग्रोथ की ओर नहीं बल्कि क्लैरिटी की ओर बढ़ रही थी। और यह क्लैरिटी अब उस झील की तरह हो गई थी, शांत, साफ और गहरी। सान्वी अब उस दौर में थी जहां उसका जहन पहले से ज्यादा सतर्क हो चुका था। वह अपने सोचने के तरीके को पहचानने लगी थी, अपने बिलीफ्स को क्वेश्चन करने लगी थी और सबसे अहम अपने रिस्पांस पर कंट्रोल लाने लगी थी। लेकिन क्लैरिटी की यह नई चमक कभी कभी इतनी तेज हो जाती थी कि वह खुद उसकी आंखों को चुभने लगती। एक दिन कंपनी में अचानक फायर ड्रिल का अलार्म बजा। सब लोग घबराकर बाहर की ओर भागे। किसी ने फाइलें छोड़ दीं, किसी ने फोन उठा लिया और कुछ लोग एक दूसरे को डायरेक्शन देने लगे। सान्वी भी भागने लगी, पर हाफ वे जाते जाते रुक गई। उसने खुद से पूछा, क्या यह पैनिक जेन्युइन है या बस हर्ड रिएक्शन? उसने चारों ओर देखा, कोई स्मोक नहीं, कोई स्मेल नहीं, बस अलार्म और अफरातफरी। उसे याद आया, फायर ड्रिल की ईमेल आई थी। यही होगी। उसने गहरी सांस ली, मुस्कुराई और कालमिली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद सभी लोग वापस लौटे, पर सान्वी अभी भी उसी थॉट में डूबी हुई थी।
मैं रिएक्ट कर सकती थी, लेकिन मैंने रेस्पॉन्ड किया। यही वह पहली झलक थी उस क्लैरिटी की जो अब उसकी जिंदगी में जगह बना रही थी। कुछ दिनों बाद उसकी टीम को एक मेजर प्रेजेंटेशन देनी थी। क्लाइंट अग्रेसिव था, एक्सपेक्टेशंस हाई थी और सारा प्रेशर उसकी शोल्डर्स पर था। टीम में टेंशन था, मैसेजेस में पैसिव एग्रेशन, कॉल्स में इम्पेशंस। पहले की सांवे होती तो शायद रात भर जागकर खुद को जरूरत से ज्यादा पुश करती, लेकिन इस बार कुछ अलग किया। उसने सबको एक मैसेज किया, लेट्स डू ए 15 मिनट्स साइलेंट मीट। कोई बात नहीं करेगा, बस सब आंखें बंद करके बैठेंगे। पहले सब हंसे। किसी ने कहा, सांवे तू बाबा बन गई है क्या? लेकिन जब मीटिंग हुई और सबने सच में चुपचाप बैठकर कुछ मिनट बिताए तो माहौल बदल गया। किसी ने नहीं सोचा था कि साइलेंस इतना पावरफुल हो सकता है। मीटिंग के बाद उसके जूनियर आरव ने कहा, दी, आज पहली बार लगा कि मेरा दिमाग रिस्टार्ट हो गया हो। सांवे मुस्कुराई। शांत रहना कोई लग्जरी नहीं है, यह सर्वाइवल टूल है। अब वह रोज इंटेंशनल ब्रेक्स लेने लगी। कभी बालकनी में खड़ी होकर बादल देखना, कभी रैंडम पार्क में जाकर बिना फोन के बैठना, कभी बस सामने बैठे किसी को गौर से ऑब्जर्व करना। एक दिन वह मेट्रो में थी। यूजुअल रश, लोग फोन में डूबे हुए, कुछ लोग फोन पर बहस कर रहे थे। उसके पास वाली सीट पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी जिनके हाथ कांप रहे थे लेकिन चेहरा बिल्कुल स्थिर। सांवे ने धीरे से पूछा, सब ठीक है? महिला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा। आदत बना ली है कि अब कुछ भी हो, रिएक्ट नहीं करती। बस बैठती हूं, ऑब्जर्व करती हूं। वक्त खुद सिखा देता है कि कब उठना है। वह वाक्य जैसे उसके मन में बैठ गया, ऑब्जर्व बिफोर यू एक्ट। वह जानती थी कि क्लैरिटी बिना काल्मनेस के पॉसिबल नहीं और काल्मनेस बिना प्रैक्टिस के नहीं आती। अब उसने खुद को ट्रेन करना शुरू किया, बिना जजमेंट के देखना, सिचुएशंस को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना। जब एक कॉलीग ने उसका आइडिया मीटिंग में चुपचाप अपने नाम से प्रेजेंट कर दिया तो वह रिएक्ट नहीं हुई। पहले इंस्टिंक्ट ने कहा, कॉन्फ्रंट करो। पर उसने खुद से पूछा, क्या मैं क्लैरिटी से देख रही हूं या ईगो से? थोड़ी देर के बाद उसने उस कॉलीग को कैजुअली पूछा। नाम से प्रेजेंट कर दिया तो वह रिएक्ट नहीं हुई। पहले इंस्टिंक्ट ने कहा, कॉन्फ्रंट करो। पर उसने खुद से पूछा, क्या मैं क्लैरिटी से देख रही हूं या ईगो से? थोड़ी देर के बाद उसने उस कॉलीग को कैजुअली पूछा, तूने मेरे सजेशन पर और क्या सोचा? उसने कहा, ओह सॉरी, मेंशन करना भूल गया। थैंक्स फॉर दैट आइडिया, इट वर्क ग्रेट। सांवे ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बस नेक्स्ट टाइम क्रेडिट देना मत भूलना। नो ड्रामा, नो फाइट, नो इमोशनल स्पाइरल। उसे समझ में आ गया था, हर बैटल लड़नी जरूरी नहीं होती। कुछ जगह शांति से जीती जाती है। एक दिन वीकेंड पर उसने एक साइलेंट रिट्रीट वाली वर्कशॉप ज्वाइन की। 2 दिन तक कोई फोन, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ खुद के साथ रहना। शुरुआत में बड़ा अजीब लगा किसी से बात ना करना, ना हंसी, ना इमोशन शेयर करना। पर जैसे जैसे समय बीता, उसे महसूस हुआ कि उसकी अंदर की आवाज जो हमेशा बैकग्राउंड में होती थी, अब फोरग्राउंड में आ रही थी। तू काफी हर्ष है अपने आप से। तू हमेशा आउटकम पर फोकस करती है, प्रोसेस पर नहीं। तू क्लैरिटी के पीछे भागती है लेकिन नॉइस से डरती है। इन सारी आवाजों को वह पहले अवॉइड करती थी, लेकिन अब वो उन्हें वेलकम कर रही थी। धीरे धीरे वो आवाजें शांत हो गईं, जैसे उन्हें बस सुना जाना था। रिट्रीट से लौटते वक्त वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी। अब वह समझ चुकी थी कि काल्मनेस कोई रिएक्शन नहीं बल्कि एक कल्टीवेटेड स्किल है और क्लैरिटी कोई सडन इंसाइट नहीं बल्कि धैर्य और अभ्यास का फल है। वह अब भी स्ट्रेस में आती थी, अब भी डरती थी। पर फर्क यह था कि वह उन इमोशंस को ऑब्जर्व कर सकती थी, रिएक्ट नहीं करती थी। अब जब कोई उसको हर्ट करता तो वह खुद से पूछती, क्या यह उनके एक्शन का रिजल्ट है या मेरे एक्सपेक्टेशन का? जब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता तो वह पूछती, क्या मैं स्थिति को वैसे देख रही हूं जैसे है या जैसे मैं चाहती हूं कि हो? अब वह खुद को जज नहीं करती थी, सिर्फ गेंदली रिमाइंड करती थी, रिस्पांस ग्रेटर थन रिएक्शन।
एक शाम जब वह अपने कमरे में बैठी थी तो उसे चाइल्डहुड की वह कहानी याद आई जिसमें एक साधु अपने गांव लौटते हैं और लोग उनसे पूछते हैं, आप इतने शांत कैसे हैं? साधु कहते हैं, मैं रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ देखता हूं, फिर सोचता हूं और फिर कुछ कहता हूं। सानवी ने डायरी में लिखा, Calmness is not weakness, it's form of strength. Clarity is not knowing everything, it's knowing what matters. अब वह क्लैरिटी को पाने के लिए भागती नहीं थी, वह उसे स्पेस देती थी आने के लिए। और सानवी की यह यात्रा अभी रुकी नहीं है, क्योंकि शांति की तलाश हमेशा बाहर नहीं, अंदर की ओर होती है, और क्लैरिटी कोई डेस्टिनेशन नहीं, वह तो रोज का अभ्यास है। शाम के करीब 5:30 बजे थे। ऑफिस से लौटते वक्त सानवी ने पहली बार बिना किसी प्लान के एक मोड़ लिया। ना कैफे, ना कोई मीटिंग, ना किसी दोस्त से मिलने का वादा। बस एक अजनबी रास्ते पर चल देना, जैसे मन कह रहा हो, चल कहीं और चलते हैं जहां तू खुद से टकरा सके। वह एक पुरानी कॉलोनी की ओर निकल गई, वह जगह जहां उसने बचपन बिताया था, लेकिन सालों से गई नहीं थी। गेट पर खड़ा वह नीम का पेड़ अब भी वहीं था। नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे और दूर एक बूढ़ी औरत अपने पुराने रेडियो के साथ बैठी थी। हवा में हल्की सी मिट्टी की खुशबू थी, जैसे बीते दिनों की यादें खुद को ताजा कर रही हो। वहीं पास की एक लोहे की बेंच पर बैठकर वह थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठी रही। और तभी एक चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया, उसकी पुरानी दोस्त अन्विता का। क्लास 10वीं के बाद उनकी दोस्ती टूटी थी। एक गलतफहमी, एक ईगो क्लैश और फिर साइलेंस। सानवी को आज तक याद था कैसे अन्विता ने किसी और के सामने उसकी बात का मजाक उड़ाया था और कैसे उसने खुद से वादा कर लिया था, मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी। वह वादा सालों से उसके भीतर बैठा था, शायद इतना गहरा कि वह खुद भी भूल चुकी थी कि वह अब भी उसे कैरी कर रही है। सानवी ने मन ही मन खुद से पूछा, क्या मैं आज भी वादा कर लिया था, मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी। वह वादा सालों से उसके भीतर बैठा था, शायद इतना गहरा कि वह खुद भी भूल चुकी थी कि वह अब भी उसे कैरी कर रही है। सानवी ने मन ही मन खुद से पूछा, क्या मैं आज भी अन्विता से नाराज हूं? क्या मैं अब भी उस पल को पकड़ कर बैठी हूं? उसने खुद को जवाब दिया, शायद नहीं, पर मैंने कभी उस दर्द को कॉन्शियसली छोड़ा भी तो नहीं। वह जानती थी ग्रोथ तब तक अधूरी है जब तक बैगेज साथ है। उस रात घर आकर उसने अपनी डायरी खोली और एक नया पेज शुरू किया। अन्विता को एक चिट्ठी, तूने जो किया उससे मैं टूट गई थी, लेकिन आज मैं समझती हूं कि हम दोनों इमेच्योर थे। तूने मुझे चोट दी और मैंने खुद को उस चोट में बंद कर लिया। आज मैं उस दरवाजे को खोल रही हूं, माफ कर रही हूं तुझे, नॉट बिकॉज टू डिजर्व करती है, बल्कि क्योंकि मैं डिजर्व करती हूं पीस। उसने चिट्ठी भेजी नहीं, जरूरत भी नहीं थी। वह प्रोसेस, वह एक्सेप्टेंस बस उसके लिए था। अब वह खुद को भी वैसे ही एक्सेप्ट कर रही थी, जिसमें गलतियां थीं, गुस्सा था, इनसिक्योरिटी थी, पर साथ में एक प्योर इंटेंशन भी थी ग्रो करने की। कभी कभी हम दूसरों को माफ कर देते हैं पर खुद को नहीं। सानवी के साथ भी यही था। उसे अपने उन मोमेंट्स से शर्म आती थी जहां वह अपने भाई पर चिल्लाई थी, या मां की बातों को अनसुना कर दिया था, या उस इंटर्न को डांट दिया था जब वह बस नर्वस था। वह एक मेडिटेशन ऐप पर सेल्फ कंपैशन का सेशन सुन रही थी। उसमें एक लाइन थी, टॉक टू योरसेल्फ द वे यू वुड टू डियर फ्रेंड। उसने खुद से पूछा, अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड यह गलती करती तो क्या मैं उसे लाइफ लॉन्ग गिल्ट देती? जवाब था, नहीं, मैं उसे गले लगाकर कहती, इट्स ओके। तो फिर खुद को क्यों नहीं? एक रात उसने अपनी पुरानी तस्वीरें देखीं, जिनमें वह कॉलेज के पहले दिन वाली नर्वस सानवी थी। पहली जॉब में एक्साइटमेंट से भरी सानवी, हार्ट ब्रेक के बाद रोती हुई सानवी। हर फोटो एक वर्जन था जो कहीं ना कहीं आज के वर्जन के लिए नींव बना। वह तस्वीरों को देखते हुए रो पड़ी, पर इस बार आंसू शर्म से नहीं, एक्सेप्टेंस से थे। मैं जैसी भी थी, जैसी भी हूं, मैं पूरी हूं, मैं अधूरी नहीं हूं। अगले दिन उसने खुद को एक गिफ्ट लिया, एक छोटा सा सिल्वर ब्रेसलेट जिसमें लिखा था, आई फॉरगिव यू। अब वह हर ग्रीवेंस को पकड़ कर नहीं बैठती थी। जब कोई ऑफिस में रूड होता तो वह खुद से पूछती, क्या यह उस इंसान की स्ट्रगल है या मेरी वैल्यू?
जब कोई पास्ट याद आता तो वह खुद से कहती, उस वर्जन ने बेस्ट किया जो उसे आता था। एक वीकेंड वह एक वर्कशॉप में गई। थीम था रिलीज एंड राइज। वहां हर किसी को एक पेपर पर वह नाम लिखना था जिसे उन्होंने अब तक माफ नहीं किया। उसने 2 नाम लिखे। एक था अन्विता, दूसरा था मैं खुद। पेपर को आग में डालते वक्त उसने सिर्फ एक बात बोली, अब तुम मेरे हिस्से का वक्त नहीं ले सकते। उसे एहसास हुआ कि फॉरगिवनेस कोई फेवर नहीं है। यह सेल्फ रिस्पेक्ट है और एक्सेप्टेंस कोई सरेंडर नहीं। यह करेज है। अब जब वह सुबह उठती है तो कोई चाय नहीं बनाती। वह मिरर के सामने खड़ी होती है, खुद की आंखों में देखती है और कहती है, तेरे हिस्से की सारी शिकायतें अब मैंने छोड़ दी हैं। अब तू आज़ाद है आगे बढ़ने के लिए। और यही उसकी नई शुरुआत है, एक ऐसी जगह से जहां ग्रीवेंस नहीं ग्रैटिट्यूड है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और रेडिफाई बुक्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।